जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Ukraine Russian conflict. This is one of the most important and the most expected question for the current affair paper 2024 of the Central Superior Services of Pakistan. यूक्रेन रशियन वॉर क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी फंडामेंटल कॉजेज़ क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप के ऊपर क्या है, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर क्या है, इसका इम्पैक्ट फूड क्राइसिस के ऊपर क्या है और पाकिस्तान में इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की। इस टॉपिक के अंदर हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। थोड़ा सा हम जो है वो यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाते हैं। यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम देखते हैं तो इसकी तारीख में अगर जाएं तो 2008 के अंदर बुकारेस्ट के अंदर एक नेटो का समिट हुआ। उस नेटो के समिट के अंदर यूक्रेन और जॉर्जिया को नेटो के जो साथ नेटो की मेंबरशिप की ऑफ़र की गई, नेटो के अंदर इंटीग्रेट करने की कोशिश की बात की गई। जॉर्जिया ने यस कर दिया, यूक्रेन वाज आल्सो विलिंग। नेटो का हिस्सा बनना जॉर्जिया का और यूक्रेन का रशिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था, रशिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट था, क्योंकि ये कंट्रीज रशिया के बॉर्डर के साथ मुंसलिक हैं। रशिया ने 2008 के अंदर ही जॉर्जिया के ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद रशिया के लिए यूक्रेन एक बहुत बड़ा थ्रेट था कि यूक्रेन अगर नेटो का हिस्सा बनता है तो भी जो है ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो 2014 के अंदर जो है वो रशिया ने पहली दफ़ा यूक्रेन पे हमला किया। उसके बाद रशिया ने 2022 के अंदर यूक्रेन के ऊपर फुल स्केल अटैक किया। फुल स्केल अटैक किया रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, तो उसकी बहुत सारी टेरिटरी को रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया। 2023 तक जो यूक्रेन है, दिसंबर 2023 तक यूक्रेन ने वो जो टेरिटरी, जो एरिया कैप्चर किया था रशिया ने, ऑक्यूपाई किया था, उसमें से 54% ऑक्यूपाइड टेरिटरी को रिकैप्चर किया यूक्रेन ने। लेकिन अभी तक 18% ऑफ दैट टेरिटरी इज स्टिल अंडर दी सुपरविजन अंडर द रशिया। तो 18% still under the Russia. Ukraine's 2023 offensive has achieved minor territorial gains, but the front lines have remained stable for almost a year. Both sides, yani Ukraine and Russia, dug in, making breakthroughs increasingly difficult. And the number of the military casualties has climbed to an estimated 500,000. और मीनवाइल अगर हम ये देखें कि रशिया जो है उसने यूक्रेन के ऊपर मतलब हमले को जारी रखा और उसके मुख्तलिफ शहरों के ऊपर उसने हमला किया, उसकी पोर्ट्स के ऊपर उसने हमला किया, और यूक्रेन ने भी जो है वो ड्रोन अटैक्स किए रशिया के ऊपर, उनके शिप्स के ऊपर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जनवरी 2022 से लेके आज तक यूक्रेन हैज़ रिसीव्ड नियरली 350 बिलियन यूएस डॉलर, 350 अरब यूएस डॉलर एड की सूरत में हासिल कर चुके हैं, और जिसमें से कि 77 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, और बाकी मुख्तलिफ डोनर्स ने जो है वो एड दी है जी यूक्रेन को। अच्छा, इसमें अगर हम एक चीज़ देखें तो ओवरऑल ये जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं 2022 से लेके ऑनवर्ड, इन एयर स्ट्राइक्स के अंदर तकरीबन 2200 सिविलियंस कैजुअलिटीज़ हुई हैं। 5.1 मिलियन लोग जो है वो इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं यूक्रेन के अंदर, और 6.2 मिलियन हैव फ्लड यूक्रेन, यानी कि 6.2 मिलियन लोग जो है उन्होंने यूक्रेन को छोड़ा है। 17.6 मिलियन पीपल नीड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन यूक्रेन। यूक्रेन जो है उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस वॉर की वजह से बियर करना पड़े हैं। अगर हम इसकी कॉजेज़ की तरफ जाएं कि यूक्रेन और रशियन वॉर की कॉजेज़ क्या हैं, तो इसकी सबसे पहली कॉज, यानी आपने इनको एनालिस्ट करना है, आपने इनको प्रिपेयर करना है कि पहली कॉज ये है कि अमेरिकन्स लेड एफर्ट टू मेक यूक्रेन is the part of Russian Ukraine, the part should be the American bloc, यानी कि अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा बनाने के लिए जो है वो जो यूक्रेन की तरफ टिल्ट रहा अमेरिका का, नेटो के अंदर उसको शामिल करने के लिए जो एफर्ट्स की अमेरिका ने, वो एक बहुत बड़ी कॉज बनी इस जंग की, जिसकी वजह से कि रशिया को अपना सिक्योरिटी थ्रेट महसूस हुआ और उसने यूक्रेन पे हमला कर लिया।
इसकी एक कॉज, दूसरी कॉज नेटो एनलार्जमेंट। अगर हम नेटो के डिसीजन को देखें, एनुअल समिट जो बुकारेस्ट रोमानिया का जो एक कैपिटल है, वहाँ पे जो अप्रैल 2008 के अंदर हुई, तो उसके अंदर उन्होंने अनाउंस किया कि यूक्रेन और जॉर्जिया जो है वो नेटो के साथ इंटीग्रेट होंगे, तो या उसके मेंबर्स बनेंगे। तो इससे रशियन जो है लीडर्स वो प्रोवोक हुए और पुतिन ने बाकायदा तौर पे यूक्रेन के अंदर जो है वो एंट्री की, और इवन दो कि उन्होंने जॉर्जिया पे 2008 के अंदर जो है वो हमला भी किया। ये दो कॉजेज हो गई। तीसरी कॉज वेस्टर्न पुश फॉर नेटो मेंबरशिप। इन्होंने फोर्स किया, मतलब जो है वो मतलब कि आप ये देखें कि डिस्पाइट द ऑपोजिशन फ्रॉम सम नेटो मेंबर्स लाइक जर्मनी एंड फ्रांस, इसमें बड़ी अहम चीज़ ये नज़र आई कि जर्मनी और फ्रांस ने जो है वो इसकी मुखालफत की कि आप जॉर्जिया और रशिया और यूक्रेन को जो है वो नेटो का मेंबर ना बनाएं, इससे जो है वो कन्फ्लिक्ट पैदा होगा और जंग होने की प्रॉबिलिटी है। लेकिन यूएस और इसके जो अलाइज कंट्रीज़ थे, उन्होंने नेटो मेंबरशिप को परसू किया कि यूक्रेन को नेटो का मेंबरशिप बनाना है, जिसकी वजह से जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग्स ऑफ वेपन और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज विद नेटो फोर्सेस जो है इनको शामिल किया जाएगा। और जो कि जिस चीज़ ने इस सारे मामले को इंटेंसिफाई किया, और 2014 के अंदर जो है वो यूक्रेन के ऊपर जो है वो रशिया ने बाकायदा तौर पे अटैक कर दिया। तो उसके बाद एक चीज़ और थी कि नेटो की मेंबरशिप, अगर हम ये देखें रीन्यूड एंथुजियाज्म फॉर द नेटो मेंबरशिप इन 2021, देयर वाज अ रीन्यूड एंथुजियाज्म फॉर द नेटो मेंबरशिप इन बोथ कीव एंड वाशिंगटन। अब कीव इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, तो नेटो की मेंबरशिप में दोबारा उन्होंने जो है वो इंटरेस्ट लेने की कोशिश की। अमेरिका ने दोबारा उसके ऊपर जो है वो प्रेशर बिल्डअप किया कि आप नेटो के मेंबरशिप जो है वो हासिल करें, एंड इट वाज एक्चुअली अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर द मॉस्को। मॉस्को इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया। तो प्रेसिडेंट बाइडन वाज ऑलमोस्ट कमिटेड टू ब्रिंगिंग यूक्रेन इनटू द नेटो, यानी बाइडन ने भी बड़ी कोशिश की कि नेटो को जो है वो यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाया जाए। इसकी जो चौथी कॉज है वो रशियन कंसर्न्स एंड वार्निंग्स हैं। अब रशिया के जो लीडर हैं व्लादिमीर पुतिन व्यूड नेटो expansion into Ukraine as an existential threat and repeatedly warned against it. उनको existential threat था, उनको security concerns थे। तो मॉस्को ने जो है वो डिमांड किया कि अगर यूक्रेन, यानी मॉस्को डिमांडेड गारंटीज दैट यूक्रेन वुड नॉट ज्वाइन नेटो। उन्होंने यूक्रेन से गारंटी मांगी कि आप नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे, एंड नो ऑफेंसिव वेपन्स वुड बी स्टेशन नियर द रशियाज बॉर्डर, क्योंकि अगर यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बन जाता है तो डेफिनेटली बॉर्डर के ऊपर जो है वो नेटो के वेपन्स की भी जो है वो अवेलेबिलिटी होगी, जो कि उनकी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था। पुतिन जो है उसने रशियन ट्रूप्स को 2021 फरवरी और फरवरी 2022 के अंदर उन्होंने किया क्या कि पुतिन्स स्टेशनड इंक्रीजिंगली नंबर ऑफ रशियन ट्रूप्स ऑन यूक्रेन्स बॉर्डर बिटवीन फरवरी 2021 एंड फरवरी 2022 टू कोर्स द यूएस एंड द यूक्रेन इनटू अल्टरिंग देयर इंटीग्रेशन एफर्ट्स। उसने भी अपने जो है वो हथियार संभाल लिए, अपने आप को जो है उसने तैयार कर लिया कि अब जो है वो हम किसी भी तरह से जो है वो यूक्रेन को इसका हिस्सा नहीं बनने देंगे, यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर हम नेटो फोर्सेस को नहीं आने देंगे। एक फिर बहुत बड़ी कॉज हुई कि चूंकि पुतिन ने ये कहा कि अगर यूक्रेन हमें गारंटी देता है कि वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा तो कोई भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स वर फेल्ड। Or despite Russia's warning and demands, the US and its allies refused to abandon their efforts to integrate Ukraine into NATO, and leading to a complete failure of the diplomatic efforts and results in Putin's decision to launch an invasion on Ukraine to eliminate the perceived threat from the NATO. So ultimately diplomatic जब एफर्ट्स जो है वो फेल हो गई तो यूक्रेन के ऊपर रशिया ने जो है वो अटैक कर दिया। बाइडन्स एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स, यानी बाइडन का दौरे हुकूमत, उसके अंदर उसका बाइडन जो है वो भी यूक्रेन को रशिया के अंदर, यूक्रेन को नेटो के अंदर शामिल करना चाहता था। बाइडन्स एडमिनिस्ट्रेशंस रिएक्शन टू द आउटब्रेक ऑफ वॉर हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड
by doubling down against Russia with a commitment to decisively defeat Russia in Ukraine and employ comprehensive sanctions to weaken Russia power. Obviously कि अगर रशिया ने उस पर अटैक किया है तो उसके ऊपर बहुत सारी sanctions जो है वो लग जाएंगी, रशियन पावर को कमज़ोर करने की बात की गई. ठीक है, this approach is criticized for not seriously considering a diplomatic solution to the conflict, potentially prolonging the war and causing further harm to the Ukraine. And जब यूक्रेन को हार्म हुआ तो इसका मतलब है कि उसका इम्पैक्ट ओवरऑल पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो आया. ये मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कॉजेस जो कि हम अभी हमने बात की कि इन कॉजेस की वजह से जो है वो यूक्रेन जो है यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया. लेकिन एक कन्वेंशनल विजडम या कन्वेंशनल कॉज एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको कि इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ा हाईलाइट किया. CNN, BBC और इस तरह के बाकी जितने मीडिया इंडस्ट्री है उसने इसका एक नया और डिफरेंट किस्म का कॉज प्रेजेंट किया. वो उसको मैं कहता हूँ कन्वेंशनल विजडम या कन्वेंशनल कॉज. जो मीडिया ने एक नैरेटिव बिल्डअप किया कि रशिया यूक्रेन के ऊपर क्यों हमला कर रहा है, क्योंकि रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना चाहता है. पुतिन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो ग्रेटर रशिया, चूँकि रशिया बहुत बड़ा था, रशिया टूट गया, रशिया को दोबारा जो है वो इकट्ठा करना चाहता है पुतिन, जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन को भी जो है वो अपना हिस्सा बनाना चाहता है. इसलिए रशिया जो है वो अटैक करता है इसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, ताकि जो है वो रशिया को, यूक्रेन को जो है वो अपने मुल्क का हिस्सा बना सके. ये एक कन्वेंशनल विजडम था, कन्वेंशनल नैरेटिव था जो कि बिल्डअप किया इंटरनेशनल मीडिया ने. तो अब तक हमने ये देखा कि व्हाट इज़ द रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट वाज द ओरिजिन, एंड अब हम देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इंटरनेशनली. यूक्रेन रशियन वॉर जो है हैज़ बीन ऑनगोइंग सिंस रशियाज annexation of Crimea in 2014 and escalated into a full-scale invasion in 2022. It has significant consequences that extended beyond the immediate region. These consequences encompasses political, economic, social, humanitarian, and security aspects, impacting both the involved parties as well as the international community at large. सो ओवरऑल इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर आपको नजर आए. अगर हम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट, ये जो रशियन यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, हैज़ लेड टू ए सीवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, रशिया के लिए भी और यूक्रेन के लिए भी. Ukraine's economy has been destabilized by the conflict, leading to the decline in GDP growth, increased inflation, and currency devaluation. The ongoing hostilities hinder economic development and foreign investment in the region. Similarly, Russia faced economic sanctions imposed by the Western authorities in response to its actions in Ukraine, which have contributed to the economic strengthening and currency devaluation. इट हैपन्स विद द बोथ. और इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो सिर्फ यूक्रेन को नहीं, रशिया को भी बियर करना पड़े कि उसके ऊपर वेस्टर्न अलायंस जो थे उन्होंने बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी. अगर हम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बाद दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है. ये वॉर जो है ये इट हैज़ द डिटर्मिनेंटल इफेक्ट ऑन दी इकोनॉमीज दोनों कंट्रीज़ की, यूक्रेन और रशिया की. यूक्रेन इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हुई, इसका जीडीपी जो है वो डाउन हुआ और इसकी इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हुई. सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन सच अ वे कि ह्यूमैनिटेरियन और जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैं वो बड़े वाज़ेह तौर पे इन दोनों कंट्रीज़ ने बियर किए. तीसरा जो बड़ा इम्पैक्ट था वो जियोपॉलिटिकल रेमिफिकेशंस का था. अब जियोपॉलिटिकल की अगर हम बात करें तो हम पूरे रीजन की बात करते हैं, पूरे रीजन के सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं. उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह इम्पैक्ट हुआ. दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज़ हाइटेंड द जियोपॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन द रशिया एंड द वेस्ट, or particularly NATO member states and the European Union. Russia's annexation of Crimea and its military intervention in eastern Ukraine challenged the post-Cold War security order in Europe, leading to increased military buildup and security concerns among the neighboring countries as well.
और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है हैज स्ट्रेन्ड रशियाज रिलेशंस विद द अदर ग्लोबल पावर्स लीडिंग टू इंक्रीज्ड आइसोलेशन एंड डिप्लोमेटिक रिपरकशंस। सो ओवरऑल इसका जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो सिर्फ रीजन के ऊपर के अंदर नहीं हुआ, रीजन के अंदर टेंशंस क्रिएट नहीं हुई, सिर्फ रशिया यूक्रेन के अंदर टेंशन क्रिएट नहीं हुई, रीजन के अंदर टेंशंस क्रिएट हुई, और सिर्फ रीजन के अंदर टेंशंस क्रिएट नहीं हुई, ओवरऑल ग्लोबली टेंशंस क्रिएट हुई, जिसके अंदर के रशिया को अपनी जो है वो बहुत सारे जो इसके दूसरे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ग्लोबल पावर्स के साथ जो उसके रिलेशनशिप्स थे वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए। अगली जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज आए वो आए जी आपके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस के लिहाज से। अगर हम ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें नज़र आया सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस का रीजन के अंदर। Militarizations of the conflict zone and the proliferation of the weapons exacerbate regional instability and increase the risk of escalation. The conflict also raises concerns about the security of nuclear facilities in Ukraine, including nuclear power plant, which could not catastrophic consequences in the event of a nuclear accident और sabotage. सो ओवरऑल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत सारे मसाइल क्रिएट हुए, जिसके अंदर के वेपन्स का इस्तेमाल, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कि पूरे रीजन के लिए जो है वो एक तरह का थ्रेट क्रिएट हो चुका हुआ है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर अगर हम एक चीज़ और देखें कि इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेस एंड डिप्लोमेसी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है हैज़ प्रॉम्प्टेड इंटरनेशनल कंडेमनेशन एंड कॉल फॉर द डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन एफर्ट्स टू नेगोशिएट अ पीसफुल सेटलमेंट थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स इंक्लूडिंग द मिन्स्क एग्रीमेंट, जो इस जंग को रोकने के लिए, सीज फायर के लिए किया गया, एंड नॉर्मैंडे फॉर्मेट हैव बीन लार्जली अनसक्सेसफुल। ये जो मिन्स्क एग्रीमेंट था और नॉर्मैंडे फॉर्मेट था, ये दोनों के दोनों जो है वो इसको रिजॉल्व करने में कामयाब नहीं हुए। यूनाइटेड नेशंस और दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन्होंने भी सीज़ फायर की बहुत ज़्यादा कोशिश की, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि सिविलियंस को प्रोटेक्शन दी जाए और पीस जो है उसको किसी तरह से लाया जाए, बट यूनाइटेड नेशंस और यूरोपीय यूनियन या बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, दे वर फेल्ड टू अचीव ऑल दीज थिंग्स। फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर हम देखते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी, यूक्रेन सर्व एज द क्रूशल ट्रांजिट राउट फॉर द रशियन नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स टू यूरोप। अब बड़ी अहम चीज़ है कि यूरोप जो है वो नेचुरल गैस लेता है रशिया से, और उसका राउट जो है वो यूक्रेन का है, और इससे क्या हुआ, इससे एनर्जी सिक्योरिटी का इशू जो है वो रेज हो गया। Disruptions to gas supplies and infrastructure damage in Ukraine have the potential to impact energy markets and supply chain in Europe, leading to increased energy prices and the geopolitical tensions. Obviously बात है कि उसका राउट वो था, तो उस राउट से जो है वो एनर्जी की सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से यूरोप को नहीं हो पाई, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर भी उसकी प्राइसेस बढ़ी और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो इंक्रीज हुई। उसके बाद ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर अगर हम इस वॉर को देखें कि इसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, तो यूक्रेन रशियन वॉर has broader implications for the global security and stability. It underscores the challenges of managing conflict in the 21st century and the importance of the international cooperation is addressing regional crisis. It was very important to discuss the regional crisis because these regional crises have directly impact the global politics or the geopolitics of the world. The conflict has highlights the complex interplay between the regional conflicts, greater power politics, and global security dynamics with far-reaching consequences for the international order. अगर हम ओवरऑल बात करें इसको अगर हम सम अप करें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस को, तो हम ये कहेंगे कि रशियन यूक्रेन war has a very complicated consequences that extend beyond the immediate conflict zone, affecting political, economic, humanitarian, and security aspect on both regional and global scale. Or resolving the conflict and addressing the consequences require concerned efforts from the involved parties and the international community to achieve lasting peace, stability, and security in the region. So these are the consequences of this conflict of Ukraine and Russia. अगर हम इसको स्पेसिफिकली ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप के पर्सपेक्टिव के अंदर देखें,
तो हमें ये नज़र आता है कि इसकी जो एक हम ये कहेंगे कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं ग्लोबल एनर्जी जो लैंडस्केप है उसके ऊपर। इम्पॉर्टेंस ऑफ इसका पहला जो पॉइंट आएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रशियाज रोल इन ग्लोबल एनर्जी। जैसे मैंने पहले कहा कि रशिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप, पर्टिकुलरली इन यूरोप, और उसका जो राउट है वो यूक्रेन का राउट है। तो while focusing on energy, it's essential to remember that Russia also supplies other critical resources like metals, copper, nickel, and minerals, etc. ये सारी चीज़ें जो है वो रशिया ट्रांसपोर्ट करता है, रशिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है यूरोप के अंदर, और इन सारी चीज़ों के ऊपर इसका इम्पैक्ट हुआ। तो ये भी, इनका ताल्लुक भी एनर्जी के साथ है। ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन एंड डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स। वर्ल्ड वाइड एनर्जी कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलाय करती है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, ड्यू टू द रीसेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीकार्बोनाइजेशन पॉलिसीज विच हैव येट टू इम्पैक्ट द एनर्जी मिक्स सिग्निफिकेंटली। यूरोप के अंदर फॉसिल फ्यूल्स, जिसके अंदर 22% गैस और 43% ऑयल जो है, कंस्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द फाइनली एनर्जी कंजम्पशन। मोर ओवर, अगर हम ये देखें कि इलेक्ट्रिसिटी अकाउंटिंग फॉर अबाउट 22% ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन इज मेनली जनरेटेड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स लाइक गैस एंड द कोल, एंड दीज आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड by the Russia from the route of Ukraine, and that has created the problem for the रशिया, फॉर दी यूरोप, के वो वहाँ पे ये चीज़ों की सप्लाई जो है वो उस तरह से नहीं हो पाई जब से ये जंग जो है वो स्टार्ट हुई। तो इसका इम्पैक्ट जो है एनर्जी क्राइसिस का जो ग्लोबली जो है वो देखने में आया, और एनर्जी की प्राइसेस जो है वो आपको बढ़ती हुई नज़र आई। उसके बाद यूरोप्स डिपेंडेंसी ऑन रशियन एनर्जी, जैसे मैंने पहले बात की कि यूरोप जो है वो पूरा का पूरा रशियन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। यूरोपीय यूनियन इंपोर्ट्स 90% ऑफ इट्स नेचुरल गैस नीड्स, जो कि रशिया से करता है, एंड 41% कमिंग 41% टोटल जो इसकी नेचुरल गैस की ज़रूरत है वो 90% की है, इंपोर्ट करता है। 90% रशिया जो यूरोप जो है वो अपनी गैस को इंपोर्ट करता है, 41% वो इंपोर्ट करता है रशिया से, और ऑयल वो इंपोर्ट करता है रशिया से 27%, और कोयला वो इंपोर्ट करता है रशिया से 46%, जो कि उसके लिए जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि उसको वो रिसीव कैसे करेगा और वो वहाँ से भेजा कैसे जाएगा। अगर हम इसकी बात करें इम्पैक्ट ऑफ यूएस पॉलिसीज एंड एनर्जी इंटरडिपेंडेंस एनर्जी के पर्सपेक्टिव में, तो अनलाइक यूरोप, द यूएस इज नेट एक्सपोर्टर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड हैज़ मिनिमल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। Therefore, US policies banning energy imports from the Russia have limited impact on both the US and the Russian economies. फिर अगर हम एक और इसका इम्पैक्ट जो है वो नज़र आता है एनर्जी लैंडस्केप के पर्सपेक्टिव में कि डाइवर्सिफिकेशन फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। यूरोप एनर्जी के लिहाज से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है रशिया के ऊपर अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस जो इंक्लूड डाइवर्सिफाइंग गैस सप्लाईज एंड इंक्रीजिंग LNG इंपोर्ट्स थ्रू द लेटर्स इज कॉस्टली एंड सब्जेक्ट टू द प्राइस इंक्रीज इन यूरोप, and reviving coal power plants and extending the life of nuclear power plants are also considered as short-term measures to address the energy needs, because the energy is not being transported from the Russia to the European countries. That's why it has a huge and the great impact on the energy crisis of the Europe. और उसके बाद अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें ग्लोबल इकोनॉमी और जियोपॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस के अंदर, तो एनर्जी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं सिग्निफिकेंटली, पूरी दुनिया के अंदर इंक्रीज़ हुई हैं, इस वॉर की वजह से इंक्रीज़ हुई है। पाकिस्तान के अंदर भी इनकी जो इंक्रीज़ है प्राइसेस की, उसका इम्पैक्ट वाज़ह तौर पे नज़र आता है। और अगर हम इसके, ये हमने ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप को देखा। अगर हम इसके इकोनॉमिक लैंडस्केप को देखें, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ यूक्रेन रशियन वॉर, तो यूक्रेन्स इकोनॉमिक स्ट्रगल। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग और समझने वाली बात है कि प्री वॉर प्रोग्रेस को अगर हम देखें, यूक्रेन्स की इकॉनमी डेवस्टेटेड बाय वॉर, रिवर्सिंग ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट,
यानी कि कई साल यूक्रेन को ये जंग जो है वो पीछे लेके गई है। उसका जो जीडीपी है वो 30 to 35% लॉस्ट हुआ है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, लीडिंग टू द हिस्टोरिक रिसेशन। तो इकोनॉमिक रिसेशन तक इसको बियर करना पड़ा है। पावर्टी इंक्रीज हुई है, फूड इनसिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज हुई है। पावर्टी रेजेज इन 24.2% विद 7.1 मिलियन मोर पीपल जो है वो दे आर गोइंग टू बी पुअर। और फूड इनसिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 in 3 यूक्रेनियन हाउस होल्ड फूड इनसिक्योर, यानी आप ये देखें कि हर 3 में से 1 यूक्रेनियन जो है उसको फूड इनसिक्योरिटी का सामना है। और इसका इम्पैक्ट भी ग्लोबली आपको नज़र आता है। लोगों की नौकरियां गई, लोगों की डेथ्स हुई, और एग्रीकल्चर के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। एग्रीकल्चरल डिक्लाइन हुआ, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुई, और लॉन्ग टर्म चैलेंजेस आए, रेफ्यूजी क्राइसिस आए, ये भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। रेफ्यूजी क्राइसिस आए, मैसिव डिस्प्लेसमेंट हुई, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस के बहुत वाज़ह नज़र आए कि रेफ्यूजीज एक्सोडस क्रिएट्स वर्कफोर्स शॉर्टेज इम्पैक्टिंग रिकवरी एफर्ट्स। और यूक्रेन की इकॉनमी रीबिल्ड करने की ज़रूरत वाज़ह तौर पे नज़र आई, जो कि एक तरह के रिसेशन के अंदर चली गई है। इवन दो के 370 बिलियन US डॉलर एड होने के बावजूद भी बहुत सारे पैसे जो है वो जंग खा जाती है। और सैंक्शंस हुई रशियन इकॉनमी के ऊपर, इकोनॉमिक प्रेशर रशिया के ऊपर बिल्डअप हुआ, उसकी जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट हुआ, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट कम हुई, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टिल अभी तक जो है वो एक्सिस्ट करता है। इसमें रशिया जो है वो इसके बावजूद भी लड़ रहा है ताकि अपने यूक्रेन को किसी भी तरह से रोकना है कि वो नेटो का मेंबर ना बन सके, जिसकी वजह से ये सारी जंग जो है वो जारी है। उसके बाद अगर हम इसके फूड क्राइसिस के ऊपर इम्पैक्ट देखें, ओवरऑल वर्ल्ड फूड क्राइसिस के ऊपर, तो आप ये देखते हैं कि रशिया जो इन्वेजन है यूक्रेन के अंदर, जो फरवरी 2022 के अंदर, इसने दुनिया के अंदर फूड शॉर्टेज क्रिएट किया है। प्रीज एक्सिस्टिंग इकोनॉमिक प्रेशर फिल्ड अप हुए हैं। कोविड-19 यानी पैंडमिक के बाद जो है वो प्राइसेस बढ़ गई थी, लेकिन इस जंग ने उन प्राइसेस को और ज़्यादा बढ़ा दिया, और इसका इम्पैक्ट फूड सप्लाई चेन्स के ऊपर हुआ। ब्लैक सी रीजन जो है क्रूशल फॉर मीटिंग ग्लोबल फूड डिमांड्स एंड की प्लेयर्स इन नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर सप्लाईज लाइक रशिया एंड Belarus faced potential disruptions in trade due to the conflict, further straining food supply crisis. ट्रेड के ऊपर डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले कहा, इम्पैक्ट हुआ। फूड की आइटम्स की ट्रेड्स, प्राइसेस इंक्रीज हुई, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन हुई यूक्रेन के अंदर। और जो आपका इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने swiftly responded to the crisis by issuing timely analysis and establishing a dedicated blog series titled High Food and Fertilizers Prices and War in Ukraine। इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा लिखना और बोलना शुरू किया। These analysis supported by online trackers and dashboards were widely shared with the policy makers and media outlets, ताकि दुनिया को ये बात बताई जाए कि इसके जो फूड के इश्यूज़ हैं वो कितने ज़्यादा हैं, फूड क्राइसिस किस तरह से इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसकी उसके बाद चूँकि इन्फ्लेशन भी हुई, यूक्रेन के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ी, रशिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ी, और ग्लोबली भी उसकी इन्फ्लेशन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स हुए। ये तो हमने डिस्कस किया कि जो ग्लोबल इम्पैक्ट है यूक्रेन रशियन वॉर का, वो कहाँ कहाँ पे हुआ। ग्लोबल इम्पैक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी लैंडस्केप के ऊपर इम्पैक्ट हुआ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हुए, और उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको नज़र आया जो कि फूड क्राइसिस की सूरत में। अगर हम यूक्रेन रशियन वॉर की इम्प्लिकेशंस को पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें, तो यूक्रेन रशियन वॉर हैज़ सेवरल इम्प्लिकेशंस फॉर पाकिस्तान, particularly in terms of economic impacts, trade relations, and diplomatic considerations. While specific statistics related to the direct impact on Pakistan's may vary depending on various factors, including the duration and intensity of the conflict, तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो पाकिस्तान के ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, ट्रेड के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, एनर्जी सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, डिप्लोमेटिक कंसिडरेशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, और डिफेंस और सिक्योरिटी के ऊपर पाकिस्तान की क्या इम्पैक्ट हुआ इस वॉर का, ये हम देखेंगे।
इसमें सबसे अहम चीज़ इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो दिस कॉन्फ्लिक्ट कुड लीड टू द डिसरप्शंस इन द ग्लोबल ट्रेड एंड सप्लाई चेन्स affecting Pakistan's economy as well. For instance, अगर हम यानी मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें तो disruptions in the supply of commodities like wheat and LNG from Ukraine and Russia could impact Pakistan's imports and prices. और उसके बाद पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है कुड बी इफेक्टेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट. फॉर एग्जांपल, इफ डिसरप्शंस इन ट्रेड लीड टू डिक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है. इससे जब ट्रेड पूरी तरह से नहीं होता तो पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो भी इनिशियली प्रोजेक्टेड जो था उससे कम रहा. ट्रेड रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो यूक्रेन एंड रशिया आर द सिग्निफिकेंट ट्रेड पार्टनर्स ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ कमोडिटीज़ लाइक वीट एंड एलएनजी. तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि वीट और एलएनजी पाकिस्तान तक उस तरह से नहीं पहुंच पाई. डिप्लोमेटिक कंसिडरेशंस, एनर्जी सेक्टर्स को अगर हम देखें तो पाकिस्तान एलएनजी इंपोर्ट करता है यूक्रेन से और रशिया से, और डिसरप्शन इन एलएनजी सप्लाई चेन को इफेक्ट पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर एज वेल, जिसकी वजह से आपके तेल की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और जिसकी वजह से आपके मुल्क के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. डिप्लोमेटिक कंसिडरेशन अगर हम देखें तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रिलेशन विद बोथ रशिया एंड वेस्टर्न नेशंस including the USA could be impacted by the conflict. The stance taken by the Pakistanis in international forum like the United Nations General Assembly could reflect diplomatic considerations. So it was very important that Pakistan किस ब्लॉक का हिस्सा है, पाकिस्तान रशिया को सपोर्ट कर रहा है या पाकिस्तान यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है. इट वॉज रियली a great question for the analyst and the political scientist to just explore कि पाकिस्तान जो है उसका टिल्ट किस तरफ होगा. ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान का जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो दोनों कंट्रीज़ के साथ जो है वो मौजूद है. इसके बावजूद भी पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक कंसिडरेशन है वो देखना होंगे कि पाकिस्तान का टिल्ट जो है वो किस कंट्री की तरफ ज़्यादा जाता है. डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें तो पाकिस्तान का डिफेंस और सिक्योरिटी कंसिडरेशन जो हैं कुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दी conflict, particularly it leads to the geopolitical shift or changes in regional security dynamics. तो ये ओवरऑल इम्प्लीकेशंस हमें पाकिस्तान के अंदर नजर आई और ये दीज आर द पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट the actual impact on Pakistan would depend on various factors and may evolve over time as the conflict progresses. Gathering specific statistics on the implications would require access to relevant data sources and analysis of trends over the time, but the real data is not available yet. But overall, it has the impact Pakistan's economy and the political structure as well. So this is all about the today's topic, the Ukraine-Russian war, in which we have discussed what the origin of Ukraine-Russian war, what are the causes of Ukraine-Russian war, what is the conventional wisdom of Ukraine-Russian war, what are the impacts of or the consequences of Ukraine-Russian war, and what is the global what about the global energy landscape, economic impact, and the food crisis. And at the end, at the last, we have discussed that what is the implications of Ukraine-Russian war in Pakistan. इस टॉपिक को इसी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा. ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर आप इसको इस तरतीब से प्रिपेयर करेंगे जिस तरतीब से मैंने आपको करवाया है तो यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स. थैंक यू सो वेरी मच.